नमस्कार साथियों, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए देश दुनिया एवं अपने राज्य बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को केडीबी लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चीन ने नेपाल में 30 करोड़ से ज्यादा के रेल प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया है। सामरिक महत्व की इस रेलवे परियोजना पर 10 साल से काम अटका पड़ा था, लेकिन अब चीन ने इस पर काम तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि वो इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए बहुत जल्द नेपाल सीमा तक अपनी पहुंच बढ़ाने की फिराक में है। हालांकि तिब्बत से चलकर भारतीय सीमा तक बिछने वाली इस रेलवे लाइन का निर्माण तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लगता है चीन ने अब ठान लिया है कि उसे किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करके ही दम लेना है। दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना संकट के कारण सऊदी अरब ने इस बार हज यात्रा के लिए बहुत ही कम लोगों को इजाजत दी है। सऊदी अरब ने महामारी रोकने की कोशिशों के मद्देनजर विदेशों से आने वाले मुसलमानों के मक्का जाने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरे देशों के केवल उन्हीं नागरिकों को हज करने की इजाजत दी जाएगी जो पहले से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं। सामान्य तौर पर हज यात्रा में तकरीबन 20 लाख मुसलमान शरीक होते हैं, लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही है कि 10,000 लोग ही हज कर पाएंगे। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को इस साल हज करने की इजाजत मिली है, बीते सप्ताह मक्का पहुंचने पर उनकी कोरोना जांच की गई और उन्हें टेम्परेचर मिलाया गया। कोरोना से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। देश में किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत ये छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता ये सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो। राजस्थान के सत्ता संघर्ष को लेकर कांग्रेस चौतरफा संघर्ष से घिर गई है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है और रणनीति का संचालन स्वयं सोनिया गांधी कर रही है। भाजपा, बसपा, राज्यपाल और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी ने अलग अलग टीम तैनाती की है। कानूनी मसलों से निपटने की जिम्मेदारी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, अश्वनी कुमार, विवेक तनखा को सौंपी गई है। राज्यपाल से निपटने की रणनीति बनाने का काम पूर्व गृह मंत्री और कानूनी विशेषज्ञ पी चिदम्बरम देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा जिस तरह गहलोत सरकार के सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब चिदम्बरम की सलाह से तैयार किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी रोजगार में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है, जबकि अप्रैल माह में रोजगार में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर भर्ती में तेजी दिख रही है। कंपनियां दोबारा से लोगों को हायर कर रही है। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लौट रही है और इसके संकेत नौकरियों की संख्या से मिल रहे हैं। मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक तमाम जॉब पोर्टल का कहना है कि उनके पोर्टल पर नौकरी की तलाश कर रहे और नौकरी देने वाले दोनों ही तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है। Naukri.com की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों के मुकाबले हायरिंग के करीब 33% सुधार देखा गया है। फार्मा, बायोटेक, बीपीओ, आईटीएस, इंश्योरेंस, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सुधार दिख रहा है। टैक्स चोरी करने वाले सावधान हो जाएं। टैक्स चोरी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आयकर विभाग के नियमों के तहत टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के टैक्स, जुर्माने या ब्याज को कम करने या गिरवी रखने या अपनी आय को रिपोर्ट करने के किसी भी तरीके से धोखाधड़ी का प्रयास करता है तो उसे कम से कम 3 महीने से लेकर 7 साल तक के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि अवैसी को सनातन धर्मियों की आस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी पहले हिंदू हैं, बाद में देश के प्रधानमंत्री। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि अवैसी हर बात पर सियासत करते हैं और उन्हें भारत में होने वाला कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र सिक्किम, उत्तर बिहार और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज से बहुत तेज और कहीं कहीं हल्की सी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तरी असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, केरल और बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
अभिनेता सोनू सूद ने फिर दिल जीत लेने वाला कार्य कर दिया है। आंध्र प्रदेश के किसान को सोनू सूद ने एक दिन के अंदर एक ट्रैक्टर फ्री गिफ्ट कर दिया। जैसे ही सोनू सूद को पता चला कि बैल किराए पर न लेने के कारण किसान अपनी बेटियों का प्रयोग खेत जुताई के लिए कर रहा है, उन्होंने उसी वक्त किसान परिवार की मदद की। किसान की बेटियों के कंधे पर बैल की तरह हर रखकर खेत की जुताई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद सोनू सूद ने वादा किया था कि परिवार को शाम तक ट्रैक्टर मिल जाएगा। सोनू सूद ने किसान तक ट्रैक्टर पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले अपने दोस्त करण गिल्होत्रा से मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत सोनू सूद ने उस किसान को फ्री ट्रैक्टर दे दिया। महामारी के दौरान मोदी सरकार आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। 1 अगस्त से सरकार आखिरी किस्त ट्रांसफर करना शुरू करेगी। WHO के अधिकारियों ने हांगकांग में दोबारा कोरोना के बढ़ रहे मामले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये इंसानों के नियंत्रण से बाहर है, हालांकि हम एक साथ मिलकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। मार्गरेट हैरिस ने कहा कि हम अभी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहे हैं। ये एक बड़ी लहर बनने वाली है जो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। WHO का कहना है कि लोगों को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना एक मौसमी बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाएगी। बारिश की वजह से पटना में भी गंगा उफरने लगी है, जबकि उत्तर बिहार में मूसलाधार बारिश से कोसी समेत कई नदियां फिर उफरने लगी है। खगड़िया और सुपौल में कोसी आक्रामक होने लगी है। खगड़िया में कोसी व बागमती खतरे के निशान से ऊपर है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। कोसी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में कोसी का जलस्तर फिर बढ़ा है। कुछ तटबंध में कोसी आक्रामक दिख रही है। कोसी का बहाव बाराज पर मंगलवार को 2,41,040 क्यूसेक बढ़ते क्रम में रिकॉर्ड किया गया। इसके और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। राफेल लड़ाकू विमान कल भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। राफेल के 5 लड़ाकू विमान कल अंबाला पहुंच गया है। ऐसे में एक बार फिर देश में राफेल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राफेल की कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए और केंद्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र से राफेल की कीमत पूछी और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में राफेल डील को लेकर राष्ट्र सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, राफेल भी आ गए, अब तो कीमत बता दीजिए। भारत में कोरोना दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के कुल मामलों में भारत दुनिया भर में अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 48,512 नए मामले सामने आए हैं। देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। अब तक 34,193 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। देश में 5,09,447 सक्रिय मामले हैं। वहीं 9,88,029 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस से अच्छी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 15 अगस्त तक कोरोना की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है, यानी अगले 2 हफ्तों में रूस कोरोना की वैक्सीन बाजार में ला देगा। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने एक चैनल को बताया कि वे वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्र कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलना है। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। हालांकि त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रखा गया है। इसके अलावा मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा किया। नया अकादमिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है और सरकार का प्रयास पॉलिसी को इससे पहले लागू करने का है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी खिचड़ी पकने लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को पाटिल गठबंधन से दूर हुए सहयोगी दल शिवसेना की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखे। हालांकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पूर्व रुख को दोहराया और कहा कि बीजेपी ये पद किसी क्षेत्र पार्टी को साझा नहीं करेगी। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके पास न तो कोई ऐसा प्रस्ताव आया और न उन्होंने शिवसेना को दिया। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को हुई पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि महाराष्ट्र में अपने बूते पर सरकार बनाने की कोशिश में जुट जाएं।
मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाली आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने मंगलवार से प्रचार के लिए नया नारा दिया है। उपचुनाव वाले सीटों पर कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए नारे वाले मास्क बांटकर प्रचार करेगी। इसके लिए कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मास्क की लॉन्चिंग की और कहा कि जनता से कहेंगे कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं। शर्मा ने मंगलवार को ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता में कहा, कांग्रेस के 22 विधायक बिक गए और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत मध्य प्रदेश सरकार से गिराने में बेंगलुरु चले गए। यूपी की योगी सरकार ने 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कवरेज करने वाले टीवी चैनलों से विवादित पक्ष को टीवी डिबेट में नहीं बुलाने का लिखित आश्वासन मांगा है। अयोध्या के जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है कि जो भी समाचार चैनल अयोध्या में इस कार्यक्रम का कवरेज करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस मुद्दे पर चैनल पर होने वाली बहस में किसी भी विवादित पक्षकार को ना तो बुलाएंगे और ना ही किसी भी धर्म समुदाय या संप्रदाय या किसी विशिष्ट व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रारूप के मुताबिक अंडरटेकिंग में कहा गया है कि चैनल की वजह से किसी भी तरह के कानून व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने राज्य में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। कंप्यूटर बाबा को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने उनके आश्रमों की छापेमारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदौर के साथ राज्य के कई जिलों में कंप्यूटर बैंकों को बाबा के आश्रम के रूप में परिवर्तित किया गया है। 2 आश्रमों की वीडियोग्राफी और मेकिंग की गई है। इस दौरान प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा पाया। इन आश्रमों को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार के खिलाफ लोकनायक बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए केडीबी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।